हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आपके बाकी सब्जेक्टों के साथ में आज से हम लोग पॉलिटी भी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी में सबसे पहली यूनिट पे हम लोग बात करेंगे, जहां हम लोग बात करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया पे। क्या सर आज से हम संविधान पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम लोग पहले बात करने वाले हैं आखिर संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कहां से हुई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो 1773 से ही स्टार्ट हो गई थी। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से ही एक तरह से संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुई थी, अप्रत्यक्ष रूप से हुई थी। अभी हम डिस्कशन करेंगे सारे एक्टरों को, ठीक है, जितने भी एक्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, सारे जितने भी चार्टर हैं हम उनको एक करके डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस एक्ट से, किस चार्टर से, किस अधिनियम से क्या क्या चीजें किस रूप में भारतीय संविधान के अंदर शामिल की गई हैं। ठीक, चलिए तो संविधान निर्माण की हम प्रक्रिया की शुरुआत कर देते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमको जो जानना पड़ेगा, एक बेसिक बात तो हमें पहले पता ही होनी चाहिए कि सर आखिर ये संविधान क्या होता है। ठीक है, पहले हमको एक बेसिक बात ये समझानी चाहिए कि सर ये संविधान क्या होता है। अगर हम आपसे बोल दें संविधान क्या होता है तो भाई ये संविधान क्या है, किसी भी देश, कोई भी देश है, किसी भी देश में शासन और प्रशासन, किसी भी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए, सर ये शासन और प्रशासन क्या होता है सर, शासन में वो लोग शामिल होते हैं जो इलेक्शन या फिर वोटिंग के माध्यम से किसी पद पे पहुंचते हैं। मतलब वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक सब किसका हिस्सा है, आपके शासन का हिस्सा है। सर फिर प्रशासन में कौन लोग आते हैं, जितने भी लोग कोई सा भी एग्जाम करके किसी भी पद पे पहुंचते हैं, ये सब किसका हिस्सा होते हैं, आपके प्रशासन का हिस्सा होते हैं। तो मैंने बताया आपको यहाँ पे सर संविधान क्या होता है, किसी भी देश के शासन यानी कि इन सब लोग को और प्रशासन को चलाने के लिए, किसी भी देश का शासन और प्रशासन को चलाने के लिए सर ये क्या है, कुछ कानून, कुछ नियम का क्या होता है, ये एक समूह होता है। ठीक है, कुछ नियमों और कुछ कानूनों का क्या होता है, एक समूह होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बात हम लोग सर किस पे करने वाले हैं कि आखिर जो संविधान है इसके बनने की प्रक्रिया वो कहां से शुरू हुई, हम उस पर बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जब मैं इसकी प्रक्रिया की बात करता हूं, आखिर ये कहानी शुरुआत कहां से हुई है, तो भाई इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि कहानी की जो शुरुआत है, मतलब जो संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली 1773 शुरू हुई है, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में हमें दो तीन बातें जाननी पड़ेंगी। देखिए समझिए यहाँ पे हुआ क्या था। इस कहानी की जो बेसिकली शुरुआत होती है वो होती है सन 1600 ईस्वी से। ठीक है, सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर एक कंपनी बनी, इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि ये बात आपको सारी पता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। सर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी भाई, कुछ लोग का एक समूह था। ठीक है, इसने कहा सर हमें भारत में व्यापार करने के लिए जाना है। किससे कहा, वहां की महारानी से कहा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एक पत्र लेकर के, पत्र किसने दिया, इंग्लैंड की महारानी ने इनको क्या दिया पे, एक पत्र दिया यानी कि व्यापार करने के लिए। ठीक है, कहा पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये भारत पहुंच गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पे, भारत पहुंच गई। किसके बलबूते, वहां की जो महारानी थी, महारानी, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, इसका पे एक लेटर दिया, एक पत्र दिया, जाओ भैया तुम भारत में व्यापार करो। क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत अब देखिए समझा पे, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई तो भारत में इन्होंने अपना धीरे धीरे व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे करके इन्होंने यहाँ पे साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया और धीरे धीरे अपने वर्चस्व को इन्होंने मजबूत कर दिया। और धीरे धीरे ये लोग भारत के जो राजा हुआ करते थे, भारत में क्या होते थे, जो लोग जो राजा होते थे, इनसे ये विभिन्न माध्यमों से ये लोग क्या लेने लग गए, लोग रियायतें ले लग गए। रियायतें सर ये क्या होती हैं, मतलब एक तरह से लोग छूट लेने लग गए व्यापार करने में कि हमको छूट दी जाए, इस तरह से कुछ चीजें ये लोग लेने लगे। अब बात यह सर, अगर कोई राजा इनको ये रियायतें नहीं देता था, ठीक है, तो ये लोग उसके खिलाफ क्या करते थे, उसके खिलाफ ये लोग विरोध कर देते थे या विद्रोह कर देते थे। ठीक है, उसके खिलाफ ये लोग क्या करते थे,
विद्रोह कर देते थे। ऐसा ही पहला विद्रोह इन्होंने भारत के खिलाफ पहला विद्रोह इन्होंने 1757 में किया। ठीक है, यह विद्रोह इन्होंने बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ इन्होंने ये विद्रोह किया। ठीक है, जिस विद्रोह को हम लोग प्लासी की लड़ाई, द बैटल ऑफ प्लासी के नाम से हम इस विद्रोह को जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं इस विद्रोह को इन्होंने, इस लड़ाई को इन्होंने बहुत ही षड्यंत्रकारी तरीके से इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, लेकिन अब जरा एक बात समझिए, यहां पे जैसे ही यहां पे ये प्लासी के युद्ध में इन लोग की विजय होगी, ठीक है, किसकी विजय होगी? अंग्रेजी की विजय होगी। ये सूचना पहुंच गई कहां पे? इंग्लैंड की महारानी के पास ये सूचना पहुंच गई कि भाई बंगाल में, यानी कि भारत के एक हिस्से में तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया है, मतलब किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया? अपना दबदबा हासिल कर लिया है। अब महारानी को कहीं ना कहीं एक बात की डर सताने लग गया। ठीक है, एक बात का इनको डर सताने लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी भारत में अपना वर्चस्व इसने स्थापित कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कल के दिन ये जो कंपनी है तो हमारी है, ऐसा ना हो ये हमारे ही देश में यानी कि ब्रिटेन में कब्जा कर ले। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर भैया यहां पे क्या होगा भैया? ये रानी का पद समाप्त हो जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने गवर्नर वगैरह यहां भी बिठाना शुरू कर देगी। ऐसा डर, ऐसा, ठीक है, किसके माइंड में आ गया? यहां पे इंग्लैंड की जो महारानी है उसके माइंड में आ गया। ठीक है, अब महारानी सोच रही है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। अब महारानी का डर थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा जब इसके कुछ ही साल के बाद 1764 में अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और बड़ा युद्ध जीत लिया, जब इन्होंने भारत के 3 संयुक्त राजाओं को एक साथ हरा दिया और इसमें इनकी युद्ध नीति, इसमें कौशल भी इन्होंने अपना दिखाया। उसे हम बोलते हैं द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बक्सर की युद्ध के बाद रानी का टेंशन और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और इसके अगले साल 1765 में एक संधि भी हो गई जिसे हम लोग इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इस संधि के द्वारा जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको कुछ व्यापारिक अधिकार तो प्राप्त हो ही गए, इसके अलावा इनको कुछ क्षेत्रों में राजस्व यानी कि टैक्स वसूलने का भी इनको अधिकार प्राप्त हो गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब जरा एक बात समझिए, आप देखिए बे, ठीक है, तो रानी का जो डर था वो भैया कहां से शुरू हुआ था? प्लासी से। ये जो टेंशन थी, ये टेंशन 74 में और ज्यादा बढ़ गई रानी की टेंशन। ठीक है, और 65 में जाकर के ये जो टेंशन थी ये और मजबूत हो गई। किसकी टेंशन थी? रानी की। क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुना, देखिए भले ही तीनों युद्ध, जो मतलब 2 युद्ध हुए, एक ये समझौता हुआ, तीनों में अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेजों के पक्ष में ये समझौता भी हुआ और दोनों युद्ध अंग्रेजों ने जीते। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों युद्ध जीत लिए। लेकिन देखिए, युद्ध में जीते हारे कोई भी नुकसान तो दोनों का ही होता है। नुकसान किसका होता है? दोनों का होता है। इसलिए ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कंपनी है ये कर्ज में डूब गई। किसमें डूब गई ये कंपनी? कर्ज में डूब गई भैया। मतलब इसको आर्थिक तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, जब इसको आर्थिक तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तब अब भैया कौन कंपनी की मदद करेगा? किसने इनको भेज रखा है? इनको भेज रखा भैया किसने? महारानी ने। तो क्या हुआ, इन्होंने एक लोन के लिए एक एप्लीकेशन लगाई। किसके पास? यहाँ पे क्या लेने के लिए सर? इन्होंने लोन लेने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई। किसके पास? महारानी के पास। ठीक है, कि भाई हमको यहाँ पे जो है इकोनॉमिकल जो स्थिति हमारी है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो हमें थोड़ा सा लोन प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, महारानी के दिमाग की बत्ती खुली और महारानी को समझ में आ गया कि यही एक अच्छा मौका है जब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में ला सकती हूं। ठीक है, महारानी ने बोला भाई देखो, लोन तो ऐसा है, लोन तो हम आपको दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसके बदले एक शर्त होगी। वो शर्त ये होगी कि आप भारत में व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापार करोगे कैसे, व्यापार करना कैसे है,
उसके लिए जो कानून है, उसके लिए जो एक्ट है, वो हम पारित करेंगे। यानी कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो उस कानून को पारित करेगी। ठीक है, ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला महाराज ने। किससे बोला? ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला। ठीक है, मरता क्या नहीं करता, क्योंकि कर्ज में ऑलरेडी डूब रखी है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात को कर लिया, पे स्वीकार कर लिया, ठीक है तुम भैया क्या बनाओ, वहां से नियम कानून बनाओगे, हम यहां पे व्यापार करें, कोई इश्यू वाली बात नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब एक तरह से अगर आप देखोगे तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन सर मेरा क्या निकल रहा है? कुछ इस तरह से मुझे यहां पे दिखने को मिल रहा है कि ये वो दौर चल रहा है जिस टाइम पे कानून कहां बन रहे हैं? कानून कहां बन रहे हैं सर? ब्रिटेन में। कौन बना रही है? महारानी। ठीक है, कानून ब्रिटेन में बन रहे हैं और वो कानून लागू कहां हो रहे हैं? भारत के अंदर। लागू कहां हो रहे हैं कानून? भारत में हो रहे हैं। अब जरा एक बात समझो, देखा पे कानून बनाता कौन है वर्तमान में? कानून कौन बनाता है? कानून बनाती है विधायिका, और उसे लागू कौन करता है सर? कार्यपालिका। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आ गया आपका बे कि ये वो दौर था जिस टाइम पे विधायिका तो कहां थी आपकी? विधायिका तो थी सर इंग्लैंड में, लेकिन कार्यपालिका कहां हुई सर? ये हुई आपकी भारत में। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, कार्यपालिका विधायिका कहां हुई इस टाइम पे? विधायिका ब्रिटेन में हुई और कार्यपालिका कहां हुई आपका पे? भारत के अंदर हुई। ठीक है, अब लोन की अर्जी पास हो गई। पहला कानून रानी ने जो बनाया वो बनाया 1773 में, जिसे हम बोलते हैं क्या? रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, क्या बोलते हैं इसका? वहां पे रेगुलेटिंग है। ठीक है, चलिए तो यहां तक समझा पे अब हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट को। तो अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? इस दौरान एक्चुअली 1773 से जब एक्ट बनने शुरू हुए, ठीक है, तो ये एक्ट 1947 तक बने। बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे हमें किन चीजों को ढूंढ ढूंढ करके पढ़ना है। हमें केवल उन्हीं एक्टों को पढ़ना है। एक्टों में भी सारी बातें नहीं, केवल उन्हीं बातों को हमें पढ़ना है जो किसी ना किसी रूप से वहां से उठाई गई हैं और हमारे संविधान में वो किसी ना किसी रूप में शामिल करी गई। हमें केवल उनको पढ़ना होता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं रेगुलेटिंग एक्ट की बात करता हूं तो रेगुलेटिंग एक्ट में आपको दो बातें आपको निश्चित तौर पर ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहला क्या हो भैया इसके तहत गवर्नर, ठीक है, इसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ कहां का सर? बंगाल का। ठीक है, एक नया पद बनाया गया। ठीक है, 1773 के अंदर क्या क्या पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अगर पे एक पद जो था वो सृजित किया गया, बनाया गया। जरा आप इसको थोड़ा ध्यान समझ दिखा पे, मैं आपको यहीं पे एक बात और समझाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या होगा पे 1773 के अंदर, ठीक है, क्या बना आपको सुना पे? ये आपका गवर्नर जनरल ऑफ कहां का बन गया? बंगाल का बन गया। अब देखिए समझा पे इसके थोड़े टाइम के बाद 1833 में, ठीक है, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लग रहा था कि भाई बंगाल ही हमारे कब्जे में है, लेकिन 1833 आते आते, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशों को ये लगने लग गया कि अब तो पूरा भारत जो है वो हमारे अधीन है। ठीक है, अब क्या है? पूरा भारत जो है वो हमारे अधीन, हमारे कब्जे में, हमारा एक उपनिवेश है। ठीक है, ऐसा कब लगने लगा? 1833 तक आते आते इन्हें लग गया कि भाई भारत तो हमारा उपनिवेश है। सर ये उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश का मतलब होता है विदेशों से आए हुए लोग जहां पे अब बस जाते हैं, अपने नियम कानून चलाने लग जाते हैं, उस जगह को, उस बस्ती को, उस शहर को ही उपनिवेश कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि विदेशों द्वारा जीते गए क्षेत्र, ऐसे एरिया जहां पे अब वो लोग रहने लग गए हैं आकर के, उसी को उपनिवेश कहते हैं। तो 1833 तक अंग्रेजों को, ब्रिटेन वालों को ये लग गया भैया कि अब तो पूरा भारत जो है वो हमारे कब्जे में है। ठीक है, इसीलिए इस बंगाल के गवर्नर जनरल को इन्होंने अब क्या बोल दिया? भारत का गवर्नर जनरल इसे कह दिया। क्या बोल दिया इसका बे? इसे भारत का गवर्नर जनरल कह दिया। अब जरा एक बात समझा बे, इसके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 1857 में एक क्रांति होती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके शोषण के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया फाइनली। ठीक है, और भारत में अंग्रेज के खिलाफ पहली बार यह क्रांति करी गई, जिसे हम बोलते हैं
1857 की क्रांति। इस क्रांति की जो धमक थी वो इंग्लैंड तक पहुंची और इंग्लैंड से जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आई हुई थी, भाई अब महारानी ने बोला भाई भारत में व्यापार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है, तुम वहां के लोगों को जोड़ करके व्यापार नहीं कर पा रहे हो, इसलिए 1858 में एक तरह से क्या हो गया, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक तरह से समाप्त हो गई, ठीक है। मतलब इसके आगे ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी नियम, कोई भी कानून अब जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि 1858 के बाद अब क्या हुआ, 1858 के बाद, ठीक है, जो नियम कानून है वो इंग्लैंड से ही सीधे बनने शुरू हो गए और एक गवर्नर जनरल का जो पद था इसको भी हटा दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जगह पे क्या गया, अब आ गया वॉइस रॉय, ठीक है, क्या आपका पे वॉइस रॉय आ गया। सर ये वॉइस रॉय क्या होता है, हिंदी में इसको हम यहाँ पे वॉइस रॉय भी हम लिख सकते हैं। सर ये वॉइस रॉय का मतलब क्या होता है, देखिए वॉइस का मतलब होता है उप, जैसे हम बोलते हैं वॉइस प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, ठीक है, तो वॉइस का मतलब क्या होता है उप, और रॉय का मतलब क्या होता है किंग, रॉय का मतलब क्या होता है किंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो किंग से छोटा, जैसा बोलते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से थोड़ा छोटा होता है, हम बोलते हैं उप प्रधान, प्रधान से थोड़ा छोटा, तो ये कौन है उप किंग, किंग बोले तो राजा, राजा कौन है इंग्लैंड की महारानी, ठीक है। तो उससे जो छोटा पद है, उससे जो जस्ट नीचे का जो छोटा पद है उसको बेसिकली वॉइस राय कहा गया। मतलब कौन है ये हुआ, कौन से यहाँ पे ये हुआ ब्रिटेन की जो महारानी है उसका प्रतिनिधि वही है, ठीक है। मतलब वो रानी तो यहां बैठ नहीं सकती है, तो उसकी पावर लेकर के उसके प्रतिनिधि के तौर पे भारत में जो आदमी बैठा हुआ है उसी को वायसराय कहा गया, ठीक है। तो ये वायसराय कब बोला, 1858 में, जब क्या हो गया 57 में इंग्लैंड की क्रांति, मतलब 1857 जो क्रांति थी उसके बाद इस गवर्नर जनरल का पद को हटा करके उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में यहां पे वॉइसरॉय को भेजा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बाद में क्या हुआ जरा समझना, ठीक है। जब बाद में 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ ना, ठीक है, तब इसी वॉइसरॉय के पद को अपने संविधान में नए नाम से शामिल कर दिया गया, वो नाम हुआ राष्ट्रपति, ठीक है। और इसी के द्वारा हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 52 को लागू कर दिया गया कि भाई भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। आपको समझ में आ रहा है। अब एक बात समझ लीजिए यहां पे, जब 1858 में वायसराय का पद जब शामिल किया गया तो इसी के साथ में अब ये पूरा भारत का वायसराय है तो अकेले देख नहीं पाएगा, इसलिए इसको हेल्प करने के लिए, इसको सहायता के लिए एक परिषद दी गई, परिषद जिसे हम बोलते हैं काउंसिल, ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद इसको दी गई जिसमें कुछ मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो जैसे हमने अपना संविधान लागू किया 1950 में, हमने भी इस यानी कि राष्ट्रपति की मदद के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए हमने भी यहां पे एक क्या दे दी, यहां पे मंत्री परिषद का हमने यहां पे गठन कर दिया, ठीक है। और हमने अपने संविधान के अंदर मंत्री परिषद गठन कर दिया और आर्टिकल 74 को हमने जोड़ दिया, ठीक है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो ये सब बात हमने कहां सीखी, हमने ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हमने ये बातें एडॉप्ट करी हैं, क्लियर, ठीक है। अब आपको मैं एक बात और समझा देना चाहता हूं, देखिए हमें जहां पे ऊपर से राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है और उसके नीचे मंत्री परिषद होती है, ऐसी व्यवस्था को ही संसार वालों ने भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था को ही संसदीय शासन प्रणाली, ऐसी व्यवस्था को ही संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। क्या आपको बात समझ आ रही, ठीक है। ऐसी व्यवस्था को ही संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। इसका मतलब अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया भैया, आपके सामने अगर क्वेश्चन आ गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने
अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भारत के भावी संविधान के लिए, भारत के भावी संविधान के लिए संसदीय शासन प्रणाली की नींव रख दी थी। चर्चा करो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्या आप उसका आंसर लिखने में सक्षम हैं या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि आप उसका आंसर लिखने में अब सक्षम होंगे। हां भैया, संसदीय शासन प्रणाली की नींव जो थी ये तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही रख दी गई थी, बिकॉज रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति करी गई थी, जिसको बाद में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर वायसराय बनाया गया, और इसी को ही हमने 1950 के अंदर राष्ट्रपति बनाया और वायसराय की परिषद के रूप में हमने मंत्री परिषद गठन किया आर्टिकल 74 के तहत। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आपको बात समझ में आ गई है। अब जरा बात समझिए, देखिए यहां पे दूसरी बात, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से दूसरा काम क्या हुआ भैया? दूसरा काम यह हुआ, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। हम जानते हैं, देखिए इससे पहले तक क्या हुआ करता था भाई? इससे पहले तक भारत में क्या था? राजा जो हुआ करता था, राजा जैसा वो न्याय कर देगा वैसे ही हो जाता था। ठीक है, आपने देखा होगा गोरखों के टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं भाई, हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक तराजू में आदमी को रखा जाएगा, एक तराजू में एक पत्थर रखा जाएगा। जो भैया अगर जो आदमी है अगर उसका वजन सुबह तक कम हो गया तो हम मानेंगे भैया यही आदमी दोषी है। इस तरह की प्रणालियां हुआ करती थी। ठीक है, आपने बड़ा द्वीप प्रणाली के बारे में आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं है? द्वीप प्रणाली के बारे में हम जानते हैं कि जो गर्म तेल होता था उसमें भैया डाल दिया जाता था। हम कहते हैं भाई अगर ये इसने दोषी नहीं है, अगर ये दोषी नहीं है तो भाई इसका हाथ नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर दैवी शक्ति होगी। अगर दोषी नहीं है तो उसके ऊपर दैवी शक्ति होगी। ऐसी जैसे आजकल अपने यहाँ होता है ना, अपने यहाँ पे जागर वगैरह लगती है तो हम देखते हैं कि जो देवता होते हैं वो आग में भी कूद जाते हैं क्योंकि उनके अंदर दैवी शक्ति है, उनको कुछ नहीं होता है। तो उसी तरह की दैवी शक्ति पर आधारित जो प्रणालियां हुआ करती थी उस तरह से वो चला करता। लेकिन 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई और भैया 1773 में ही लोगों को एक बात यह समझ में आ गई कि भाई देखो, न्याय करने के लिए कुछ कानून भी हो सकते हैं, कुछ नियम भी हो सकते हैं जिनको हम लिख सकते हैं। मतलब लिखित कानून की व्यवस्था, लिखित कानून, ठीक है, लिखित नियम की व्यवस्था भी हो सकती है न्याय के लिए। ऐसा हमको रेगुलेटिंग एक्ट ने सिखा दिया। ठीक है, तो क्या आप यहां से इस क्वेश्चन का भी आंसर देने में समर्थ होगे? वो क्या कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भावी संविधान में, ठीक है, भावी संविधान में सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों की नींव रखी। मैं मानता हूं कि आप इसका आंसर भी लिखने में अब सक्षम हो पाओगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसी के तहत हम लोग जानते हैं 1774 में फाइनली इलाहाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। एलिजा एम्पे जो थे वो इसके प्रथम न्यायाधीश बनाए गए थे। ठीक है, और यही से हमको पता चला कि भारत में लिखित कानून और निष्पक्ष न्याय, ठीक है, पर आधारित, ठीक है, भारत में लिखित कानून और निष्पक्ष न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसी एक व्यवस्था भी हो सकती है। और आगे चल के भैया हमने इसी को ही अपने संविधान में भी जगह दे दी। क्लियर हो गया? ठीक है, कौन सा आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट आप समझ चुके हो, कोई दिक्कत पसंद तो नहीं? यहाँ पे बहुत अच्छा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट की बात अब हम लोग बात करते हैं अगले कानून पे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वो रहेगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? 1700 हमने पढ़ा था 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट मतलब क्या होता है? संचालन करना, है ना, रेगुलेटर। जैसा होगा ना, पंखे को ऐसे रेगुलेट करने के लिए होता है ना कि भैया 1 2 3 पे
सर तो ये किसको रेगुलेट करने के लिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से लाना है मैं आपको पहले समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे अब क्या आ गया 1784 के अंदर क्या आपका पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आपने कभी सोचा ये पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब क्या है? देखिए पिट्स जो थे इस टाइम पे ब्रिटेन के अंदर पीएम हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने भारत के लिए एक्ट लेके आए थे, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। अब देखिए इसके तहत हुआ गया, इसके तहत भी क्या हुआ, एक बात महत्वपूर्ण बात जो आपका ध्यान रखनी है, इसके तहत क्या हुआ, पहले क्या था, पहले ये जो बंगाल है ना, ठीक है, ये बंगाल का एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। बंगाल का एक क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, जब इनका क्षेत्र, इनका एरिया बढ़ गया, इनका एरिया जब बढ़ गया 84 में हम बात कर रहे हैं, 73 के बाद लगभग 73 10 83 84 यानी कि 11 साल की बात, इनका एरिया कहां तक पहुंच गया, इन्होंने नीचे मद्रास वर्तमान का चेन्नई इसको भी कब्जा कर दिया, और जो ये बंबई है वर्तमान का मुंबई, यहां तक भी यानी कहां था बे, मद्रास और कहां ये आपका बंबई, यहां तक इन्होंने क्या कर दिया, कब्जा कर दिया, ठीक है। ये इनकी प्रमुख कॉलोनियां बन गई, कब तक, 1784 तक। अब देखिए जब ये गवर्नर जनरल यहां बैठा हुआ है, अब यहां पे ये देखभाल नहीं कर पा रहा ठीक से, इसलिए ना गवर्नर जनरल के अधीन यहां पे एक पद बनाया, उसका नाम हुआ भैया क्या, वो हुआ गवर्नर, ठीक है। गवर्नर जनरल के अधीन उन्होंने यहां पे एक गवर्नर रखा, और यहां पे भी इन्होंने क्या रखा, एक गवर्नर रखा, ठीक है। और इन दोनों गवर्नरों को क्या कर दिया इसने, इन दोनों गवर्नरों को इन्होंने बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उसके अधीन कर दिया, ठीक है। अब यहीं से हमने फटाक से हमने एक बात सीख ली, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमने एक बात यहां से ले ली भैया, हां ऐसा भी हम कर सकते हैं, एक क्या होगी देश के अंदर, केंद्र सरकार होगी, एक क्या होगी देश में, एक केंद्र सरकार होगी, उसके चारों तरफ क्या होंगी, राज्य सरकारें होंगी, ठीक है। उसके चारों तरफ क्या होंगी, राज्य सरकारें होंगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उसके चारों तरफ होगी। ऐसा आइडिया हमको आ गया कहां से, पिट्स इंडिया एक्ट से हमको ऐसा आइडिया आ गया, ठीक है। इसके तहत क्या होगा भैया, जो गवर्नर जनरल यानी कि जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, इसके पास जो पावर होगी वो भैया ज्यादा होगी, और इनके पास जो पावर होगी वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक होगा, ठीक है। और इसी व्यवस्था को ही भारतीय संविधान के अंदर संघीय व्यवस्था कहा जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में फेडरल सिस्टम कहते हैं। सर ये क्या होता है, जिसमें बीच में केंद्र सरकार होती है और उसके चारों तरफ क्या होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार भी कहां है सर, केंद्र में कौन है सर, बीजेपी। कहां है सर, दिल्ली में। अब ये नहीं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है। केंद्र सरकार कहां बैठती है, दिल्ली के अंदर, देखिए समझा पे। तो भैया क्या पे एक सेंटर में यानी कि बीजेपी की सरकार है, और चारों तरफ राज्य में, जैसे अपना उत्तराखंड है यहाँ पे बीजेपी है, ठीक है, अपना यूपी है बीजेपी है, बहुत जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी है पंजाब में, ठीक है। तो क्या होगी बोलता हूं, केंद्र में क्या होगी, केंद्र में क्या होगा, एक सरकार होगी जिसके पास पावर ज्यादा होगी, और चारों तरफ क्या होंगी, राज्य सरकार होंगी। ऐसी व्यवस्था की हम क्या बोलते हैं आपको, इसी को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम, यानी कि संघीय व्यवस्था। अब हम इनको सर पावर ज्यादा क्यों देते हैं, इनको कम क्यों देते हैं, ताकि ये लोग, ये जो है स्टेट, ये इस संघ से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सके, यानी कुछ जो बड़े जो नियम कानून है, पावर है, वो किसके पास है, केंद्र के पास, ताकि ये बाहर जाके ऐसा नहीं कर सके भैया कि हमें तो अपना अलग ही देश चाहिए, हम तो अपनी अलग ही सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इसलिए इनको पावर क्या दे रखी है, थोड़ी सी कम दे रखी है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आप एक आसानी से एक क्वेश्चन का जवाब आप लिख पाओगे क्या, वो ये कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के भावी संविधान में संघीय व्यवस्था की नींव रख दी थी। क्या आप इसको लिख पाओगे, मैं ऐसा मानता हूं कि आप जरूर लिख पाओगे। सर आपको क्या बताना है, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसके तहत बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति करी गई थी, और मुंबई और मद्रास में गवर्नरों की नियुक्ति करी गई थी, और इनको क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इसके बाद पावर क्या थी, ज्यादा थी, इसके बाद पावर क्या थी, यहाँ पे कम थी। ऐसे ही हमने जब अपने संविधान लागू किया, तब हमने भी इसी व्यवस्था को अपनाते हुए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने क्या कर दिया, व्यवस्था करी, उसके चारों तरफ हमने राज्य सरकारों की हमने नियुक्ति कर दी।
केंद्र सरकार का पावर हमने थोड़ा ज्यादा दे दी और राज्य सरकार का पावर हमने क्या दी, थोड़ी सी कम पावर हमने दी। इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम कहा जाता है, यानी कि संघीय व्यवस्था इसको कहा जाता है। ठीक है, आप इस बात को समझ गए, तो आप इसे लिख पाएंगे अब, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इसे जरूर से लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हमने आज यहाँ पे दो एक्ट की बात करी, यहाँ पे एक हमने रेगुलेटरी एक्ट की बात करी, हमने यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर ली। इसके बाद अब जो आते हैं वो चार्टर आते हैं। चार्टरों को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सर ये चार्टर क्या होते हैं? जब भी कोई चीज व्यापार से जोड़ दी जाती है ना, उनको चार्टर कहा गया। भैया इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेजों ने ऐसा बोल दिया उनको। ठीक है, उन पे हम अगले पे हम क्या करेंगे, उस पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो हमारा ये कोर्स है, हमारे ऐप पर हमारा ये कोर्स हमारा चल ही रहा है। ठीक है, अगर आपको हमारे कोर्स से अगर जुड़ना है तो आप हमारी ऐप यानी कि देव क्या है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप हमारे इन कोर्सों में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम।